अब सबसे पहले एक बेसिक लेआउट ले लेते हैं कि हमें कौन कौन सी एपीआईज क्रिएट करनी है। हमारे बैकएंड के पास अपनी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए ताकि वो अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। तो उसके लिए सबसे पहली एपीआई हमें गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए /पोस्ट क्रिएट करेंगे, जिसका काम होगा कि ये गेट करता है सारा का सारा डेटा फॉर ऑल पोस्ट। यानी अगर हमें सारा का सारा डेटा देखना है तो उसके लिए हम इस गेट रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे। अब ये जो राउट है, यानी ये जो एपीआई का राउट है, इसको हम कह देंगे कि ये हमारा व्यू राउट है। व्यू राउट कहने का मतलब है कि बेसिकली इस एपीआई को गेट रिक्वेस्ट अगर इस एपीआई इस पाथ पे आ रही है तो हम इसको व्यू पाथ कह देंगे कि ये हमें डेटा को व्यू करने के काम आ रहा है। दूसरी जो हम एपीआई क्रिएट करेंगे वो /पोस्ट पाथ पर ही जाएगी, पर वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी और इसका काम होगा टू ऐड अ न्यू पोस्ट। तो इसको कह सकते हैं कि ये हमारा एक क्रिएट राउट है जो एक नया पोस्ट क्रिएट करता है। उसके अलावा हम चाहें तो इंडिविजुअल पोस्ट को देख सकते हैं। इंडिविजुअल पोस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनके अंदर एक और एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड करेंगे आईडी नाम से। अब अभी तो हम आईडी स्ट्रिंग की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में बना सकते हैं, पर जनरली जब हम डेटाबेस की बात करेंगे, जब हम बाद में डेटाबेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर डेटाबेस हमारे लिए ऑटोमेटिकली हर एक डेटा के लिए आईडी क्रिएट कर सकता है। तो डेटाबेसेस के अंदर वो फंक्शनैलिटी होती है, अभी तो हम सर्वर पर वो फंक्शनैलिटी रेप्लिकेट करेंगे। तो आईडी की फॉर्म में हम किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट का, एक पोस्ट का डेटा लेकर आ सकते हैं डिटेल में यूजिंग द आईडी। तो एक्चुअली इसको हम अपना व्यू राउट कह लेते हैं और ये जो व्यू राउट था इसको हम कहेंगे अपना इंडेक्स राउट। इंडेक्स कहने का मतलब होता है मतलब मेन चीज़, कि सारे के सारे पोस्ट अगर हमें दिखा रहा है तो ये सबसे मेन चीज़ है हमारी वेबसाइट की। अगर ट्विटर के ऊपर सारे के सारे ट्वीट्स हमें अगर एक पेज के ऊपर दिख रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं इंडेक्स, यानी सबसे मेन चीज़ है ये। क्योंकि हम अपने जैसे वेब सर्वर के ऊपर अपनी मेन जावास्क्रिप्ट फाइल को index.js लिखते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये भी हमारी मेन चीज़ होने वाली है। इसके अलावा हम एक पैच रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए हम एक पाथ बनाएंगे पोस्ट आईडी, जो किसी भी पोस्ट जिसकी आईडी ये है उस पोस्ट को अपडेट करने के काम आएगा। अब क्योंकि हमें किसी भी पोस्ट को कंप्लीटली अपडेट नहीं करना, जैसे यूज़र नेम हो गया, जैसे कुछ और हो गया, वो सारी चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कंटेंट अपडेट करना है, तो इसीलिए हम पैच यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो हम चाहें तो यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीका होगा चीज़ें लिखने का, बस .put वहाँ पर हमें करना होगा, तो उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पुट रिक्वेस्ट भी वैसे ही लिखी जाती है। इसको हम अपना अपडेट राउट कह सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक डिलीट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का पाथ होगा /post/id, जो इस आईडी के पोस्ट को डिलीट करने का काम करेगा टू डिलीट स्पेसिफिक पोस्ट। इसको हम अपना डिस्ट्रॉय राउट कह देंगे। डिस्ट्रॉय एक्चुअली मैंने खुद से क्रिएट नहीं किया, डिस्ट्रॉय हमारे कन्वेंशन होता है कि जैसे जो भी पाथ होते हैं जिनका काम होता है किसी भी रिसोर्स को डिलीट करना, उनको जनरली रेस्ट की भाषा में हम डिस्ट्रॉय पाथ कह देते हैं। तो इन सारी की सारी रेस्टफुल एपीआईज को क्रिएट करके हम अपनी प्रॉपर एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। अब सबसे पहले अपना कुछ बेसिक लेआउट सेट कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया है रेस्ट क्लास के नाम से, और ये अभी खाली है। इसी फोल्डर को VS कोड के अंदर हम खोल लेंगे और नीचे से इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपना टर्मिनल खोल लेंगे। यहाँ से हमारा टर्मिनल खुलता है VS कोड के अंदर। अब ये टर्मिनल कहाँ पर खुला है, ये टर्मिनल रेस्ट क्लास यानी इसी फोल्डर के अंदर खुला है। मतलब यहाँ पर हम चाहें तो नोड को चेक कर सकते हैं। नोड हमें इंस्टॉल्ड यहाँ पर मिलेगा, तो नोड का वर्जन हमारे पास आ गया, तो सारी जो कमांड्स है हम यहीं पर रन कर सकते हैं। इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, रेस्ट क्लास के अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें बिल्ड करेंगे। अब सबसे पहले रेस्ट क्लास के अंदर हम npm init कर लेते हैं ताकि हमारे पास अपनी package.json फाइल आ जाए। ये हमने अपनी package.json को क्रिएट कर लिया। यहाँ हम अपना नाम लिख सकते हैं एज ऑथर। ओके, ऑथर की जगह अपना नाम लिख लेते हैं और इसको कर लेते हैं सेव। इसके साथ साथ ये क्लियर कर लेते हैं और यहाँ हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने एक्सप्रेस को। तो सबसे पहले तो हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। इसके साथ साथ हम EJS को भी इंस्टॉल कर लेते हैं और अब हम एक नई फाइल बनाएंगे touch index.js। इस index.js के अंदर अपना बेसिक कोड लिख लेते हैं। तो const express इज इक्वल टू रिक्वायर express, const app इज इक्वल टू express को हम एग्जीक्यूट कर देंगे app.listen। हमारा एक पोर्ट हम डिफाइन कर लेते हैं 8080 पोर्ट, एंड यहाँ console.log कर लेते हैं listening to port 8080। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब हमारे लिए हम अपने सर्वर को कर सकते हैं स्टार्ट। तो nodemon index.js, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। हम चाहें तो अभी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पर अभी हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स एज सच आएगा नहीं। अब कुछ कुछ बेसिक फोल्डर्स हम क्रिएट करने वाले हैं जिनको ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे हमारा पब्लिक फोल्डर या जैसे हमारा व्यूज़ फोल्डर।
तो इन फोल्डर्स को बनाने के लिए यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं, एक हमारा व्यूज़ फोल्डर हो जाएगा। एंड इनफैक्ट अभी सर्वर को क्लियर करते हैं एंड हम एक और नया फोल्डर बनाएंगे पब्लिक नाम से। तो एक और फोल्डर हमारे पास आ जाएगा पब्लिक। इस व्यूज़ वाले फोल्डर में हम सारे अपनी EJS वाली फाइल स्टोर करेंगे, अपनी टेम्पलेट्स वाली फाइल। और पब्लिक के अंदर हम चाहें तो एक CSS नाम का फोल्डर और बना सकते हैं जिसके अंदर हम अपनी CSS फाइल्स डालेंगे, या इसके अंदर डायरेक्टली भी हम अपनी CSS फाइल्स डाल सकते हैं। इन फोल्डर्स को index.js के अंदर यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें पाथ को रिक्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से रिक्वायर कर लेते हैं पाथ को एंड फिर हमें अपना व्यू इंजन सेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो व्यू इंजन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी EJS। साथ के साथ हम अपना पाथ सेट कर लेते हैं अपने व्यूज़ के लिए। दिस इज गोइंग टू बी path.join _ डायरेक्टरी नेम एंड उसके बाद हमारा व्यूज़ फोल्डर। इसको कर लिया सेव। अब पब्लिक फोल्डर को भी हम इसी तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर app.set express.static path.join डायरेक्टरी नेम हमारा पब्लिक। इसके अलावा हमें पता है कि जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट से हम अपने फॉर्म से कोई डेटा भेजते हैं या कोई नया डेटा आएगा सर्वर के पास, तो उसे पार्स नहीं कर पाएगा। तो पार्स करने के लिए हमें दोबारा से मिडलवेयर्स को यूज़ करना पड़ेगा, जिनके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पुराने वाले चैप्टर में, कि जब भी फ्रंट एंड से या जब भी क्लाइंट साइड से हमारा फॉर्म सबमिट होता है तो उस डेटा को एक्सप्रेस समझ पाए उसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पर हम लिखते हैं app.use, ताकि सारी की सारी जो API रिक्वेस्ट हैं वो सारे के सारे डेटा को समझ पाए। express.url encoded, और यहाँ हम लिख देंगे एक्सटेंडेड को सेट कर देंगे टू ट्रू। तो जो हमारा अब URL एनकोडेड डेटा होगा उसको भी हमारा एक्सप्रेस पार्स कर पाएगा, समझ पाएगा API रिक्वेस्ट के अंदर। तो अभी के लिए एक बहुत बेसिक पाथ क्रिएट करते हैं API.get, और इसको हम कर देते हैं स्लैश। तो स्लैश पर जब भी आएगा हमारे पास एक रिक्वेस्ट आएगी, उसका हम रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। तो उस केस में यहाँ से हम रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करेंगे सर्वर वर्किंग वेल, ताकि हमें पता चल जाए सारी चीज़ें जो हमने बेसिक सेटअप किया है वो ठीक से काम कर रहा है। तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, जिनको हम ऑलरेडी EJS वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं टेम्पलेटिंग के साथ। ये बस हमने सर्वर को स्टार्ट किया और ये एक बेसिक सा हमने राउट बनाया। इसको क्लियर कर लेते हैं और अपने सर्वर को हम करते हैं स्टार्ट। सर्वर को स्टार्ट किया, अब बेसिक रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं टू लोकल होस्ट 8080/एंटर। तो सर्वर इज वर्किंग वेल। तो हमारा सर्वर अभी सही से काम कर रहा है। और अब हम क्रिएट करने वाले हैं अपनी फर्स्ट API को।